हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप बस्टिडा में। दोस्तों, आप लोग कोचिंग कहाँ कर रहे हो। दोस्तों, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, टेस्ट आपको हमारे साथ देना है। ओके दोस्तों, टेस्ट आपको हमारे साथ देना है। हम यहाँ पर 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाले हैं दोस्तों, और इसमें से आपको 25 प्रश्न सही करके दिखाना है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं 30 में से। दोस्तों, ये है आपका प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट है। दोस्तों, ऐसे ही हम ऐसे ही आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आप लोग सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए आइए हम लोग आते हैं सीधा अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको पढ़ना बहुत अधिक है। चलिए, ये दोस्तों आपका बाल विकास का 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत ही अधिक फंसते हैं और दोस्तों आपको यहाँ पर 30 में से 25 नंबर तो कम से कम करके दिखाना है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जेंडर। दोस्तों, हम केवल यहाँ पर आंसर की बात करेंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने इन सब चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप लोगों ने इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हो। बस केवल तो आपको यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करना है। तो हम बस केवल यहाँ पर उत्तर की ही बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम किसी और चीज़ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। जेंडर, अब बताइए दोस्तों इसमें आपका क्या होगा। जेंडर में आपका दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। अगर दोस्तों हम बात करें जेंडर की, दोस्तों जेंडर जैसे कि महिला पुरुष है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामाजिक के अंतर्गत आएंगे। ओके दोस्तों, ये आपके एक सामाजिक संरचना के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं दूसरा आपका है निम्न में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। अब यहाँ पर विकास के आयामों के बारे में आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। दोस्तों, इसका आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, आपको हर क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा आपका है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें आपको बताना है इन चारों में से आपका बुद्धि के बारे में कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, बुद्धि बहुआयामी होती है। दोस्तों आपको पता है, ठीक है, बुद्धि दोस्तों बहुआयामी होता है। ठीक है, जैसे ही आपको दिख जाए कि बुद्धि बहुआयामी होता है, आपको आगे पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, बुद्धि अभिसारी होता नहीं है, ठीक है दोस्तों, और बुद्धि जो होता है वह आपका अनुवांशिक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जितना बुद्धि लगाओगे, जितना आप सीखोगे, उसी के हिसाब से आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, और अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए कि बुद्धि बहुआयामी होती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी आपको दिख जाए बुद्धि और बहुआयामी, वह क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। अब दोस्तों इसमें आपको बताना है मीडिया, सरकारी, दोस्तों मीडिया, परिवार, विद्यालय या फिर सरकार। दोस्तों आप प्राथमिक सामाजिकरण आप लिख लीजिए अपनी बुक में। आप लिखिए प्राथमिक सामाजिकरण। दोस्तों प्राथमिक सामाजिकरण में आपका परिवार आता है।
ठीक है। प्राथमिक सामाजिकरण में आपका सबसे पहले परिवार ही आएगा। आप लिख लीजिए, परिवार एक आपका प्राथमिक सामाजिकरण है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। पांचवा आपका है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। आपको बताना है कि यहाँ पर जीन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव कौन सा है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा पांचवें में फर्स्ट, यानी बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से संवेगों से भिन्न होती है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर जहाँ पर बुद्धि आ जाए, ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको गुणात्मक दिख जाए, ओके दोस्तों, बच्चों की सोच, बच्चों की बुद्धि, ये सब आपके गुणात्मक के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों आप हर क्वेश्चन को ट्रिक से समझते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। जहां पर भी आपको दिख जाए गुणात्मक, दोस्तों आपको गुणात्मक ही मारना है और आपको कुछ नहीं मारना है। इसमें आपका हो जाएगा पांचवें का आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए आगे बढ़िए। इसको हम थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों की विशेषता को बताती है। इसमें आपको बताना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। इसमें आपका कौन सा होगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट। ओके दोस्तों, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं सातवां हम, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें आपको बताना है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा सही है। दोस्तों आपको हम बता दें, इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। दोस्तों देखिए, आपका अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो आपको सबसे पहले अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा, यानी आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। किसी भी चीज़ को सीखने का आपके अंदर दोस्तों जिज्ञासा होना चाहिए। हम यहाँ पर आपको बता दें, देखिए दोस्तों ट्रिक इसका क्या है, अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए दंड, पुरस्कार, दोस्तों आपको दंड, पुरस्कार, लालच, ओके दोस्तों, ये सब चीज़ें निगेटिव बच्चों के अंदर डालती हैं। तो ये सब चीज़ें निगेटिव होती हैं। अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए दंड, पुरस्कार या फिर शाबाशी, दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं। ओके दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दूसरा कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, अगर बच्चे अपने अंदर से स्वाभाविक हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, तब बच्चों के अंदर एक टीचर अच्छा अधिगम डाल सकता है। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आठवां आपका है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। दोस्तों किस प्रकार से देखा जाता है, देखिए दोस्तों इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है। आप हर क्वेश्चन को सरसरी निगाहों से देखिए दोस्तों, और जो क्वेश्चन आपका सबसे अलग दिखे, सबसे भिन्न दिखे, वही आपका क्वेश्चन से बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक और दे रहा हूँ। एक ट्रिक दोस्तों मैं यहाँ पे आपको और दे रहा हूँ। वह ट्रिक क्या है, वाइगोत्स्की। ओके दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। दोस्तों जहाँ भी आपको वाइगोत्स्की दिख जाए, जहाँ भी आपको वाइगोत्स्की दिख जाए, आपको सामाजिक ही मारना है और आपको कुछ भी नहीं मारना है। और जहाँ पर वाइगोत्स्की जी रहेंगे वहाँ पर सामाजिक जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वाइगोत्स्की जी ने सबसे अधिक समाज पर ही जोर दिया है, सबसे अधिक सामाजिक पर ही जोर दिया है। इसीलिए आपका हो जाएगा वाइगोत्स्की का सामाजिक। जहां आपको वाइगोत्स्की जी दिख जाए वहां पर आपको सामाजिक मानना है और आपको कोई भी आंसर को टेस्ट नहीं करना है।
नेक्स्ट देखते हैं हम जीन पियाजे के अनुसार। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार अगर दोस्तों हम बात करें जीन पियाजे की, और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी जीन पियाजे जी ने बच्चों की कितनी अवस्थाएं बताई गए हैं। हम आपको बता दें जीन पियाजे जी ने बच्चों के 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। कौन कौन सा था? पहला था आपका संवेदीगामक अवस्था, दूसरा आपका था पूर्ण संक्रामक अवस्था दोस्तों, और तीसरा आपका था मूर्त, और चौथा आपका था अमूर्त। अमूर्त को हम लोग औपचारिक अवस्था भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो जीन पियाजे जी के 4 अवस्थाएं थे। जो पहला था उनका अवस्था वह था जन्म से 2 वर्ष तक, उसको ज्वार भाटा की अवस्था भी हम लोग कहते हैं। आप लोग सुनते हुए रहिए ताकि आपके दिमाग में हर चीज फीड होता रहे। दूसरा दोस्तों इनका था पूर्व संक्रामक अवस्था, ये था इनका 2 से 7 साल तक, ठीक है। मूर्त अवस्था इनका था 7 से 11 वर्ष तक, और अमूर्त यानी औपचारिक अवस्था था इनका 11 से 15 वर्ष तक। ओके दोस्तों, चलिए अगर दोस्तों बात करें आंसर की 10वां की दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा दूसरा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम दोस्तों डैश से डैश तक है। अब यहाँ आपको बताना है कि चालक विकास का क्रम दोस्तों, चालक विकास का क्रम स्थूल दोस्तों, ठीक है, स्थूल, देखिए स्थूल, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास होता है। ओके दोस्तों, बच्चों का विकास जब भी होता है तब दोस्तों उनका स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ना कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। अगर कहीं पर भी आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर दिख जाए वही आपका सही मान लिया जाएगा, यानी आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का होगा आंसर चौथा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। वह अवधि जो व्यवस्था के संक्रमण की पहल करती है, ओके दोस्तों, पहल करती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था। ओके दोस्तों, किशोरा अवस्था आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों थोड़ा सा इसको हम जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ये आपका और जूम नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपको बताना है कि अनुभव, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं दोस्तों वह क्या होगा आपका? इसमें तो आपका हो जाएगा उन्हें तो शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मान लो आप एक टीचर हो, ठीक है, और अगर आपके क्लास में कोई नया बालक या बालिका पढ़ने के लिए आया है तो वह अपने साथ जो अनुभव लाया है दोस्तों उसके अनुभव के साथ दोस्तों उसका विकास करना है, ठीक है दोस्तों। आपको ये नहीं करना है कि उसके अनुभव पर आप ध्यान ना दो दोस्तों, ये गलत बात है। उसके अनुभव को, उसके ज्ञान को, उसके ज्ञान से अपने ज्ञान को जोड़ते हुए उस बालक या बालिका को आपको सिखाना है दोस्तों, यही आपका कर्तव्य है, यही आपका सही आंसर माना जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए।
वह दवाई जो जो उनकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। ओके दोस्तों, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है नैतिक समझ, ठीक है। आप क्या समझोगे कि क्या हिजर ने यह सही काम किया? अगर मान लो वह दवा की चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी की जान जरूर चली जाएगी। अगर दोस्तों वह दवा लेकर नहीं आएगा तो उसकी जान, उसकी पत्नी की जान जरूर जाएगी। अगर वह दवा लेके आता है चोरी से तो उसकी पत्नी की जान बच जाएगी। दोस्तों यह दोस्तों नैतिक समझ के अंतर्गत आता है। तो ये आपका इसमें से कौन सा होगा? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा दंड। ओके दोस्तों, दंड एवं आज्ञा पालन। दोस्तों जहां पर भी आपको दिख जाए, ठीक है, सजा, दोस्तों जहां देखे आपको दिख जाए सजा, दोस्तों वहां पर आपको दंड अगर आपको दिख जाए आंसर में तो आपको वही टिक मारना है। ओके दोस्तों, आज्ञा पालन, दंड जहां रहेगा वहां आपका आज्ञा पालन भी रहेगा, यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 15वां आपका है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेओ वाइगोस्की क्या कहते हैं? दोस्तों जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, दोस्तों संवाद मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है दोस्तों, जो मौखिक रूप से बातचीत करते हैं उसे लेओ वाइगोस्की क्या कहते हैं? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। दोस्तों व्यक्तिगत वार्ता, अगर मान लो हम और आप बैठकर मौखिक संवाद करते हैं दोस्तों यह एक प्रकार का व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक प्रकार का वह व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत ही आएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 16वां आपका है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों आप बताइए इसमें से आपका क्या होगा? आप बस केवल दोस्तों इतना चीज अपने दिमाग में लाइए, ठीक है। पहनावे की वस्तुएं, ठीक है दोस्तों, घरेलू सामग्री और दोस्तों रंग, ठीक है, रंग और खिलौने। दोस्तों बस केवल आपको यही 4 चीजें अपने दिमाग में रखना है। दोस्तों यह एक प्रकार का जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा, यानी आपका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, यह एक प्रकार का जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के खिलौने, पहनावे, रंग रूप, ओके दोस्तों, उसके बाद घरेलू सामग्रियां, ये सब आपके रूढ़िवादिता के अंतर्गत ही आते हैं, यानी आपका 16 का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां आपका है, एक शिक्षक को चाहिए कि, दोस्तों एक शिक्षक को चाहिए कि, अगर मान लो दोस्तों आप एक शिक्षक हो, आप एक शिक्षक दोस्तों बन चुके हो, ये मुझे कंफर्म है। अगर आप 30 में से 25 क्वेश्चंस करते हो दोस्तों आप एक शिक्षक बन चुके हो। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट, हर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिले। अब देखिए एक शिक्षक को चाहिए कि, दोस्तों एक शिक्षक क्या चाहेगा? दोस्तों एक शिक्षक यही चाहेगा कि एक शिक्षक यही चाहेगा कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। दोस्तों अगर देखें मान लो आप एक टीचर हो, आपके क्लास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी दोस्तों जाति के, किसी भी कास्ट के बच्चे आते हैं तो आप उनके संस्कृत को अपना कर दोस्तों, ठीक है, आप उनके संस्कृत को अपना कर उनका सम्मान कर और तो उनके संस्कृत का महत्व भी आपको देना चाहिए। ये नहीं कि बस केवल आप हिंदुत्ववादी हो,
ओके दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सारे कास्ट के, सारे जाति को, सारे धर्म को दोस्तों आपको अपनाते हुए बच्चों को शिक्षा देना है। एक शिक्षक का यही कर्तव्य होता है दोस्तों। जहाँ पर भी ठीक है आपको दिख जाए तुलना दोस्तों, ठीक है, जहाँ पर भी आपको दिख जाए तुलना, वह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तुलना और बढ़ावा दोस्तों, तुलना और बढ़ावा ये आपके बहुत ही बिल्कुल दोस्तों ये गलत क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको कभी भी टिक नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़बरदस्त गलत माने जाते हैं। अब यहाँ दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 18। 18वां आपका क्या है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। दोस्तों किसकी वकालत करता है, समावेशी शिक्षा। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर से समावेशी शिक्षा। दोस्तों इसमें आपका 18वां का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मुझे कुछ भी व्याख्या करने की जरूरत नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए 19वां आपका है कि डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। दोस्तों इसमें आपका क्या हो जाएगा, अगर बात करें 19वां की दोस्तों, 19वां में आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा। दोस्तों इसका मतलब होता है समान शिक्षा देना, हर जात के, हर धर्म के बच्चों को समान शिक्षा देना। अगर मान लो कोई बच्चा विकलांग है दोस्तों, तो एक विकलांग बच्चे को एक सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर शिक्षा देना ही एक प्रकार का समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ओके दोस्तों, अगर मान लो आपसे कभी भी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि क्या विकलांग बच्चे को समान बच्चों से अलग कर कर उन्हें अलग अलग शिक्षा देना चाहिए, दोस्तों ये क्वेश्चन से बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर कोई भी बालक विकलांग है दोस्तों, उसके विकलांग को हम किसी भी यंत्र के द्वारा खत्म कर कर, लेकिन दोस्तों उसको सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी अधिगम का मुख्य प्रक्रिया नहीं है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, दोस्तों नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया दोस्तों, नहीं है। याद करना दोस्तों, याद करना, ठीक है दोस्तों, कंठस्थ करना, ऐसे दोस्तों आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, यानी आपका हो जाएगा इसमें आंसर नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं है मतलब क्या दोस्तों, याद करना, ठीक है दोस्तों, याद करना, कंठस्थ करना, ऐसे क्वेश्चंस आपके अधिगम में नहीं आते हैं। बच्चों को हमको सिखाना है, ना कि उनको रट्टा मरवाना है, ना कि दोस्तों उनको कंठस्थ करवाना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे आपसे कहा गया है नहीं है। दोस्तों आपका हो जाएगा दूसरा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ आपका दिया है स्तंभ खा, स्तंभ का और स्तंभ खा आपको अलग अलग दिया है। इसमें दोस्तों आपको मिलाना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या फिर दोस्तों आप इसको जल्दी से मिला सकते हो। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ चुके हो बहुत पहले ही, हमको पता है दोस्तों। आप क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे करना है। आप लोग अगर कोचिंग कहीं अलग जगह कर रहे हो, हमसे उससे मतलब नहीं दोस्तों, लेकिन हमको मतलब क्या है कि आपको प्रैक्टिस, आपको टेस्ट हमारे साथ देना है। ओके दोस्तों, आपको अपनी प्रैक्टिस हमारे साथ करनी है। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा तीसरा। दोस्तों तीसरा इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ए वाला आपका जाएगा चौथे में,
यानी प्रतिभाशाली दोस्तों, प्रतिभाशाली शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने योग्य होते हैं। ओके दोस्तों, और बी वाला आपका जाएगा पहला अधिगम दोस्तों, ठीक है, अधिगम धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। और दोस्तों सी वाला आपका हो जाएगा सेकंड वाला, और डी वाला दोस्तों आपका जाएगा, ठीक है, थर्ड में। यानी आपका सही होगा तीसरा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, नेक्स्ट है आपका बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब दोस्तों? जब, ठीक है, कब या जब दोस्तों? बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं दोस्तों? बताइए आप लोग कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब दोस्तों। अगर बात करें जब की, तो जब का मतलब होगा वे विभिन्न गतिविधियों दोस्तों, देखिए आपका पहला, देखिए पहला आपका देखिए, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ओके दोस्तों, बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब वो अंदर से मोटिवेट होते हैं, उन्हें कुछ नया सीखने की, उन्हें कुछ नया जानने की जिज्ञासा होती है दोस्तों। वे सक्रिय होते हैं कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को। ओके दोस्तों, तो वही आपका आएगा आंसर नंबर फर्स्ट, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको हम दिखा दें 2 पॉइंट, नकल करना और याद करना। दोस्तों हमने आपसे पहले भी कहा था याद करना, कंठस्थ करना, ये सब क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, ठीक है। तो नकल करना दोस्तों, याद करना, ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत गलत होते हैं। आपको इन सारे क्वेश्चंस को टच नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बच्चों को दोस्तों, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ओके दोस्तों, बहुत सही बात है, प्रेरित दोस्तों करना चाहिए। इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2, ठीक है दोस्तों। रोकना चाहिए, बहुत गलत दोस्तों, आपका ये तीनों गलत होगा दोस्तों। आपका सही होगा केवल आंसर नंबर 2, ठीक है दोस्तों। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए एक टीचर को प्रेरित करना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया है ना दोस्तों, आप लोग शेयर करिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहें। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं 24 क्वेश्चन हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम दोस्तों, अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। सक्रिय भी आप लोग नोट कर लीजिए कि दोस्तों अगर आपको आंसर में सक्रिय दिख जाए, सक्रिय और सामाजिक, दोस्तों आपको सक्रिय और सामाजिक पर ही टिक करना है। अगर तो मान लो यहाँ पे होता सामाजिक, दोस्तों आपका सामाजिक सही होता। अगर मान लो यहाँ पे केवल आपका होता सक्रिय, तब भी आपका सक्रिय ही सही होता। दोस्तों अधिगम आपका सामाजिक होता है, समाज से जुड़ा होता है। अगर मान लो दोस्तों आप बच्चों को समाज से जुड़े हुए वस्तुओं के द्वारा सिखाते हो तो बच्चा अधिक सीखता है दोस्तों और जल्दी सीखता है। इसलिए सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया ही आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं 25 क्वेश्चन से। जब शिक्षक को विद्यालय एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होता है दोस्तों, उत्सुक एवं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका जाएगा आंसर नंबर 2, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दबाव, देखिए दोस्तों दबाव आपका दोस्तों नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आपके ऐसे क्वेश्चन से निगेटिव होते हैं, ओके दोस्तों, प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये भी आपका गलत होगा। तो आपका सही होगा आंसर नंबर 2, सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं हम 26 क्वेश्चन हैं। 26 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। 26 आपका है बच्चों की गलतियाँ दोस्तों। अगर मान लो कोई बच्चा क्लास में गलती करता है तो क्या आप उसको मारोगे?
क्या आप उसको डांटोगे या फिर उसको क्लास से निकाल दोगे? दोस्तों ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। जब हम गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे। एक बच्चा जब गलती करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वह बच्चा सीख रहा है। बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। बच्चों की गलतियाँ अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ओके दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। अभी हमने आपसे कहा कि बच्चे जब गलती करते हैं इसका मतलब कि वह सीख रहा है, क्योंकि बिना गलती किए बच्चे नहीं सीखते हैं। इसलिए आपका दोस्तों गलती करना यह एक दोस्तों यह एक सीखने का भाग है। ठीक है, यह एक अधिगम का भाग है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ओके दोस्तों, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब बच्चे गलती करते हैं तो सीखते हैं। यह अधिगम का एक भाग है। यह सीखने की प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, चलिए इसमें आपका होगा 26 का हो जाएगा आपका नंबर 4 बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 27 क्वेश्चन। मूल्यांकन को केवल दोस्तों अगर आपको कहीं भी दिख जाए केवल ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों केवल आपको दिख जाए वो भी आपका गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, अलग देखिए तो अलग अगर कहीं भी आपको दिख जाए अलग है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, अलग आपको दिख जाए ये भी आपका गलत हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो ये भी देखिए आपका गलत हो जाएगा। आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जब हम मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भाग में जोड़ देंगे तब हम बच्चों का बहुत ही अच्छे से मूल्यांकन कर पाएंगे। अगर दोस्तों बात करें मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन दोस्तों यह होता है हम बच्चों के कमियों को जानकर हम उसके कमियों को दूर कर सकते हैं। बच्चों को क्या नहीं आ रहा है दोस्तों हम उस कमियों को जानकर हम मूल्यांकन करके बच्चों की उस कमियों को दूर करते हैं, वही आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों आपका है 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। अब दोस्तों हम इस सिद्धांत को आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती हैं। दोस्तों कुल मिलाकर इसका कहने का आशय यह है कि जब कोई बालक कोई कार्य कर रहा है, अगर दोस्तों मान लो वह बालक उस कार्य को नहीं कर पाया, दोस्तों वह अपने आप को कोसता है कि हम इस कार्य के लायक नहीं हैं, ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा, वह बालक उस कार्य को छोड़ देता है। दोस्तों वह बालक उस कार्य को छोड़ देता है। दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा संज्ञान एवं संवेग। दोस्तों संवेग और संज्ञान, दोस्तों अब देखिए इसमें आपका संवेग इसलिए आएगा दोस्तों, देखिए इसमें आपका संवेग क्या है कि वह महसूस करता है कि मैं इस कार्य के लायक नहीं हूँ, इसलिए दोस्तों वह उस कार्य को करना छोड़ देता है। दोस्तों तो आपका हो जाएगा संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित हैं। अब यहाँ तो देखते हैं हम 29 क्वेश्चन हैं। 29 क्वेश्चन आपका है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे कर दें ताकि आपको दिखे अच्छे से। चलिए दोस्तों, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। दोस्तों अगर मान लो दोस्तों आपकी क्लास में कोई बच्चा है और दोस्तों आपको उस बच्चे को
किसी समस्या के समाधान को करने में दोस्तों सक्षम बनाने में आपको उसको दोस्तों आपको प्रोत्साहित करना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आप ऐसा करो फील कि आप क्लास में हो और आपके सामने एक बच्चा है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ओके दोस्तों, बच्चों को दोस्तों विकल्प दीजिए। ओके दोस्तों, उन्हें मोटिवेट करिए, तब बच्चे अपने समस्याओं को हल कर सकती हैं। तीसरा आपका है वे विधियाँ। दोस्तों वे विधियाँ जिनके प्रयोग से दोस्तों वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सहपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि वे विधियाँ दोस्तों कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सहपहल वह प्रयास शामिल है। आपको बताना है कि आखिर इन चारों में से ऐसा कौन सा है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। दोस्तों अधिगमकर्ता, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा तीसरा का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप कमेंट करिए कि आपका 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही गया है। अगर तो आपका 25 क्वेश्चन सही गया तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है। अगर आपके 25 से कम सही गए हैं दोस्तों, इसका मतलब कि आपको अभी और भी तैयारी करने की ज़रूरत है। ओके दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर टेस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बहनों का भी हेल्प हो सके। दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।